Assalamualaikum my YouTube family, how are you all? I hope you all are doing well. Today I am going to talk about a disorder that is claustrophobia. Let's start. Claustrophobia is an intense and irrational fear of confined or enclosed spaces. क्लस्ट्रोफोबिया बेसिकली ऐसा फोबिया है जिसमें एक पेशेंट बंद जगहों का शदीद खौफ होता है, जैसे कि किसी भी छोटे कमरे की बात की जाए या जैसे लिफ्ट, सुरंग या भीड़ वाली जगह, ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो। इसमें इंसान को ऐसा लगता है जैसे कि वो फंस गया है, जबकि हकीकत में इसका कोई भी ख़तरा महसूस नहीं होता। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, इसमें पेशेंट की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, उसको पसीना आना शुरू हो जाता है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, उसको सांस लेने में दुश्वारी महसूस होती है। के अलावा उसको ऐसे लगता है कि वो उसका सांस घुट रहा है, वो बहुत ज़्यादा आवाज़ेरी महसूस करता है, उसको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है वो बहुत बेहोशी की सूरत हाल में मुब्तला हो जाता है, वो फ़ौरन बाहर निकलने की शदीद ख्वाहिश करता है, जैसे कह सकते हैं वो कहता है कि मुझे बाहर निकालो, यहाँ से मुझे आवाज़ारी हो रही है या फिर मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही है, उसका सांस घुटता है। इसी वजह से वो कहता है कि मुझे इस जो है ना जगह से फ़ौरन बाहर निकालो। अब अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें तो सबसे पहला कॉज जो है पोस्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बाद पेशेंट के अंदर ऐसी सूरत हाल देखने को मिलती है। पोस्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात माजी में कोई ऐसी सूरत हाल हुई होती है जिसकी वजह से ख़तरा महसूस करता है, उसको डर लगता है कि वो किसी बंद जगह पे मौजूद है, उस सूरत हाल से फ़ौरन अपने आप को आज़ाद करने का कहता है। उसको सफोकेशन की वजह से सांस लेने में दुश्वारी महसूस होती है। अगर हम बात करें तो बाज़ औक़ात जेनेटिकली कोई ऐसे फैमिली में हिस्ट्री मौजूद होती है जिसमें कोई भी ऐसा पर्सन जो कि डरता है, उसको ऐसे लगता है कि वो किसी भी बंद जगह पे मौजूद है और इसकी वजह से उसको ऐसे खौफ का सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि पेशेंट किसी से सीखा हुआ खौफ भी अपने अंदर लेके आना शुरू कर देता है। जो डर किसी को लगता है उसको लगता है कि ये डर मुझे भी इसी चीज़ से लगता है। क्लस्ट्रोफोबिया रोज़मर्रा ज़िंदगी को इतना ज़्यादा मुतासर कर देता है कि लोग लिफ्ट, जहाज़, सुरंग या हजूम वाली जगहों से बचते हैं, जिससे काम और समाजी ज़िंदगी मुतासर होती है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, इसमें पेशेंट को कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दी जाती है। इसमें पेशेंट को ग्रेजुअली ऐसी बंद जगहों का सामना करवाया जाता है, जिसको हम एक्सपोजर थेरेपी भी कहेंगे या रियलिटी बेस्ड थेरेपी भी दी जाती है। इसमें पेशेंट ग्रेजुअली अपने फ़ियर को कम करता है। उसके मेंटली रिलैक्सेशन के लिए उसको एक्सरसाइज का कहा जाता है या एक्सरसाइज करने के लिए दी जाती हैं। शदीद खौफ की सूरत में उसको मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है या फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है सीवियर केसेस में भी पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है। अब अगर हम इसमें हेल्पफुल टेक्निक्स की बात करें, इसमें पेशेंट को आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने का कहा जाता है। उसको कहा जाता है कि वो इन जगहों से जहाँ से वो डरता है उन जगहों के नज़दीक बैठे या फिर क्राउडेड प्लेस में नज़दीक बैठे, तो वो अपने फ़ियर को आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि अगर पेशेंट उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा खौफ महसूस कर रहा है या उसका एक्सपोजर थेरेपी के बाद भी उसका खौफ अपने अंदर से निकाल नहीं पा रहा, तो इस तरह उसकी अटेंशन डाइवर्ट की जाती है या उसको उस खौफ से डिस्ट्रैक्ट किया जाता है। उसको फ़ोन दिया जाता है या फिर कोई ऐसा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट दे दिया जाता है, म्यूज़िक सुनने का कहा जाता है, ताकि वो अपनी अटेंशन डाइवर्ट करके अपने इस फ़ियर को ग्रेजुअली कम कर सके। क्लस्ट्रोफोबिया की डेप्थ की बात करें, इसमें पेशेंट दिमाग बंद जगहों को ख़तरनाक समझ लेता है। हकीकत में ख़तरा ना होने के बावजूद दिमाग में लड़ो या भागो, फ़ाइट और फ्लाइट का रद्द पैदा होना शुरू हो जाता है, जिससे इंसान को ऐसा लगता है वो ख़ुद को फंसा हुआ या ख़तरे में महसूस करता है। अब अगर हम इसके साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल मैकेनिज़्म की बात करें, एमिगडाला जो कि फ़ियर सेंटर ऑफ ब्रेन होता है, ये ओवर एक्टिव हो जाता है। दिमाग जो है बंद जगह को खतरनाक समझ लेता है। एड्रेनालिन जो होता है वो खारिज होना शुरू हो जाता है, जिससे जिस्मानी अलामतें ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि माजी का खौफ मुस्तकबिल में रद्द-ए-अमल को मज़ीद मजबूत कर देता है। अब अगर हम क्लस्ट्रोफोबिया की टाइप्स की बात करें तो इसमें माइल्ड क्लस्ट्रोफोबिया होता है, मॉडरेट क्लस्ट्रोफोबिया, सीवियर क्लस्ट्रोफोबिया। माइल्ड क्लस्ट्रोफोबिया की बात करें
तो ये डिस्कम्फ़र्ट होता है लेकिन मैनेज हो जाता है। मॉडरेट क्लस्ट्रोफोबिया की बात करें, इसमें पेशेंट को एंजाइटी महसूस होती है और वो अवॉइडेंट बिहेवियर शो करना शुरू हो जाता है। अब अगर हम सीवियर केसेस की बात करें तो इसमें पेशेंट को पैनिक अटैक होना शुरू हो जाते हैं, उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी महसूस होती है, इवन इन स्लाइटली अनक्लोज स्पेसेस से भी वो डरना शुरू हो जाता है। इसको कहेंगे नॉर्मल सी आम जगहों से भी उसको खौफ या ख़तरा महसूस होना शुरू हो जाता है। हम इसके ट्रिगर्स की बात करें या फिर अगर मैं आपको बताऊं कि किन चीज़ों से इसका खौफ बढ़ता है, इसमें एलिवेटर्स और लिफ्ट वगैरह के थ्रू भी इसका खौफ बढ़ता जाता है। एयरप्लेन की वजह से भी इसका खौफ बढ़ता है। MRI मशीन की वजह से भी पेशेंट के अंदर इसका खौफ बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। क्राउडेड रूम में अगर पेशेंट को लेके जाया जाए जिसकी वजह से उसको सफोकेशन महसूस होना शुरू हो जाती है और वो डरना शुरू कर देता है। पेशेंट अपने आप को किसी भी कमरे वगैरह में बंद कर देता है जिसका कोई भी ऐसा एग्ज़िट नहीं होता। शदीद खौफ की वजह से अपने अंदर घुटन का शिकार होता जाता है। अब अगर हम बात करें कि पेशेंट का कॉग्निटिव पैटर्न क्या होता है, उसके सोचने का अंदाज़ क्या होता है, ऐसा लगता है पेशेंट कहता है कि मैं सांस नहीं ले सकता, मुझे सांस नहीं आ रहा, मैं इंटरनली मेरा माइंड और मेरी बॉडी मेरी सांसें स्ट्रक हो चुकी हैं, मुझे खौफ महसूस हो रहा है या सफोकेशन भी कह सकते हैं। उसको ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा। अब अगर हम इसके एडवांस ट्रीटमेंट की बात करें, इसमें पेशेंट को कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दी जाती है जो कि एक पर्सन की नेगेटिव थॉट्स को चेंज करके पॉजिटिव थॉट्स में लेके जाती है। इसमें पेशेंट को एक्सपोजर हायरार्की दी जाती है, स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाता है। स्टेप 1 इसमें होता है, पेशेंट को कहा जाता है कि वो एक छोटे से कमरे में 1 मिनट के लिए बैठे। स्टेप 2 होता है कि इसमें दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है थोड़ी सी देर के लिए। स्टेप 3 इसमें होता है कि इसमें पेशेंट को कहा जाता है कि वो एलिवेटर को यूज़ करे किसी भी सपोर्ट के थ्रू। स्टेप 4 है, इसमें पेशेंट को स्टे काम का कहा जाता है। उसको कहा जाता है कि वो अपने आप को इंटरनली काम रखे या रिलैक्स रहे। फिर उसको क्राउडेड प्लेस को करने का कहा जाता है। उसके बाद पेशेंट को ब्रीथिंग कंट्रोल करने के लिए टेक्निक्स दी जाती हैं। इसमें पेशेंट को कहा जाता है कि वो 4 सेकंड तक इनहेल करे, उसके बाद उसको 4 सेकंड तक इन होल्ड रखे। फिर नेक्स्ट जो कहा जाता है कि आप इसको 6 सेकंड के बाद एक्सहेल कर दें। इसके बाद पेशेंट को माइंडफुलनेस और ग्राउंडिंग टेक्निक्स दी जाती हैं। उसको कहा जाता है कि आप जो प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करें, या फिर उसको कहा जाता है कि आप जो सामने चीज़ें देख रहे हैं इसको काउंट करें, अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स को नोटिस करें। फिर उसके बाद पेशेंट को मेडिकेशन भी दी जाती है, लेकिन ये मेडिसिन तब प्रोवाइड की जाती है बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस में दी जाती है। इसके बाद पेशेंट को एंटी एंजाइटी ड्रग्स दी जाती हैं, बीटा ब्लॉकर्स दी जाते हैं जो कि उसकी फ़िज़िकल सिम्टम्स को कम करती है। अब अगर हम इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट की बात करें कि अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा तो पेशेंट खुद को आइसोलेट कर लेता है, उसके पास लिमिटेड कैरियर चॉइसेस होना शुरू हो जाती हैं, उसके बाद उसके अंदर एंजाइटी डिसऑर्डर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अगर हम सेल्फ हेल्प स्ट्रेटजी की बात करें, इसमें पेशेंट के अंदर ग्रेजुअली फ़ियर को कम करने का कहा जाता है। उसके बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर टॉलरेंस बिल्डअप की जाती है रिवॉर्ड प्रोग्रेस के थ्रू, जिसको हम रेनफोर्समेंट भी कहेंगे कि रिवॉर्ड प्रोग्रेस के बाद उसको कोई भी रिवॉर्ड देने के बाद उसको उसके अंदर से फ़ियर को ग्रेजुअली कम करने का कहा जाता है। फिर उसको कहा जाता है कि आप इस सिचुएशन में कंसिस्टेंट रहें, अपने सराउंडिंग्स को फेस करें और कॉन्फिडेंट रहें, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को काउंट करें, जिसकी वजह से उसके अंदर फ़ियर कई हद तक कम होना शुरू हो जाता है। आपके इर्द गिर्द अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको ऐसा फ़ोबिया है तो आप उसको ग्रेजुअली कम करने का कह सकते हैं, या टेक्निक्स वगैरह के इम्प्लीमेंट के बाद भी उसका फ़ियर कई हद तक कम हो सकता है। चले जी, मुझे दे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में किसी भी डिसऑर्डर पे लेके आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।